Good evening, students. Good evening, students. Now I am going to start the further parts of application of Corrales law. तो कल आपको बताया गया था कि Corrales law क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि at infinite dilution when dissociation is complete, then each ion makes a definite contribution to the molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of other ions with which it is associated. तो उसमें मैंने आपको बताया फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ Corrales लॉ, जिसमें पहला एप्लीकेशन था कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रॉब्लम होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसके आयंस 100% डिसोसिएट नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में हम Corrales लॉ का वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें ये बताया उन्होंने कि हर एक आयन का मोलर कंडक्टिविटी फिक्स होता है, वो दूसरे पार्ट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब हर आयन का मोलर कंडक्टिविटी अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हम तुमसे कहें तुम्हारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का लिमिटिंग मार्क्स क्या है, तो है 70, मैक्सिमम मार्क्स को 70, तो उसी को लिमिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो, तो हम उनके आयंस का 100% मोलर कंडक्टिविटी नहीं पा सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 100% आयनाइज नहीं होते, जैसे कि आपने कल एसिटिक एसिड में देखा था। उसी तरह से मैंने आज एक और एग्जांपल लिया, NH4OH। NH4OH क्या होता है, एक वीक बेस होता है। NH4OH वीक बेस है, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ जो आपने लैम्डा एम नॉट लिखा है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो NH4OH हमारा क्या है, एक वीक बेस है, तो 100% कभी आयनाइज नहीं होगा। आयनाइज होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट को कभी भी आयनाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग Corrales लॉ की मदद लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है मोलर कंडक्टिविटी में, वो काउंटर आयन पर डिपेंड नहीं करता। तो हमने क्या किया कि NH4OH में हमारे पास कौन से दो आयन हैं, एक है हमारा अमोनियम आयन NH4+, और दूसरा आयन है OH-। तो इन दोनों आयन को हम किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से पालें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इससे अगर सोचें कि NH4OH से हमको NH4 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन 100% मिलेगा, तो वह असंभव है, क्योंकि NH4OH इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही 100% आयनाइज हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। जैसे हमने NH4 आयन को लिया NH4Cl से, इसमें NH4+ Cl- है, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। NH4Cl क्या है, साल्ट है, साल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दूसरा OH हमने किससे लिया, NaOH से। NaOH एक स्ट्रांग बेस है, तो ये सब थोड़ा सा इसमें पानी मिलाओगे तो 100% आयनाइज हो जाएंगे। तो ये सब जो होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो इनमें कोई समस्या नहीं होती। और साथ में हमने ले लिया NaCl, क्योंकि इन दोनों आयन को लेने के चक्कर में दो आयन एक्स्ट्रा आ गए, Na और Cl। तो इन तीनों की इन तीनों की वैल्यू दी हुई है। NH4Cl आयनाइज होता है तो NH4 आयन Cl-, NaOH आयनाइज होगा Na+OH-, NaCl आयनाइज होगा Na+Cl-। तो इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल लेंगे और हमें 100% एक्यूरेट मिल जाएगा, क्योंकि दे आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे आर 100% आयनाइज्ड। तो मान लो NH4Cl का मोलर कंडक्टिविटी है X सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, NaOH का है Y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
और NaCl का है Z सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अगर हम X प्लस वाई कर दें, X और Y का सम कर दें, तो इन चारों आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा। और उसमें से अगर हम Z माइनस कर दें तो NaCl अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएगा। NaCl ये दोनों अपना Na और Cl ये अलग हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, NH4OH। तो मतलब यहाँ पर देखो हमने एक इक्वेशन बना दिया कि NH4Cl और NaOH को ऐड किया तो बन गया NH4OH और NaCl। तो अब अगर हमको NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमको NH4OH मिल जाएगा। तो ये हमने कोलरास लॉ पे इक्वेशन बना दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH अगर पाना है तो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH दोनों का सम करो माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कर दो तो आपको NH4OH का मिल जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, इस न्यूमेरिकल में आपको NH4Cl, NaOH और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा क्वेश्चन में और कहेगा NH4OH का निकालो। तो तुमको देखना है कि NH4OH के आयंस किससे मिलेंगे। तो जैसे NH4 यहाँ से मिल जाएगा, OH यहाँ से मिल जाएगा, तो इन दोनों का सम करना है और उसमें से NaCl को माइनस करना है, ये वाला हिस्सा NaCl को माइनस करना है। तो जब आप NaCl को माइनस करेंगे तो अपने आप आपको NH4OH मिल जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको NH4Cl, NaOH और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा, इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। इसी पर बेस तुम्हारे NCERT में एक क्वेश्चन दिया है कि वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे मिलेगा। तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर हमको क्या देता है, H प्लस और OH माइनस, लेकिन हम जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत ही थोड़ा सा आयनाइज होता है, बहुत ही पार्शली आयनाइज होता है, तो डायरेक्ट हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो इसमें भी हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे H प्लस हम कहाँ से लेंगे, HCl से, और OH माइनस कहाँ से लेंगे, NaOH से। तो NaOH और HCl को जब ऐड करेंगे तो उसमें से NaCl निकलेगा और वाटर भी मिलेगा। तो हमें वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो अगर वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दो तो वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m नॉट आपको मिल जाएगा। तो कोलरास लॉ पे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो यही आपका आंसर है। जब आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो आप जो है ये रिएक्शन लिख के इक्वेशन बना देंगे, यही उसका आंसर हो गया। और अगर मान लो न्यूमेरिकल इस पे देता है तो NaOH की वैल्यू, HCl की वैल्यू और NaCl की वैल्यू दिया रहेगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया रहेगा और उसी के बेसिस पे आपको वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना है। तो इस तरह से जो है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम कोलरास लॉ की मदद से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा डिसोसिएशन। सेकंड एप्लीकेशन है कोलरास लॉ का कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m नॉट क्या है, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा MC क्या है, लैम्डा MC होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर मोलरिटी या एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। C का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन है मोलरिटी से, एट पर्टिकुलर मोलरिटी। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर मोलरिटी ये दिया रहेगा। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू या तो डायरेक्ट दे देगा या इस तरह से तुमसे निकलवा लेगा, ऐसे भी निकलवा सकता है क्वेश्चन में या डायरेक्ट दे सकता है। तो दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का पेपर का लिमिटिंग मार्क्स क्या है 70 और कोई जो है बच्चा लाया 60, तो हम कहते हैं उसका कितना परसेंटेज आप
मार्क्स बना तो 60/70 इंटू 100, मतलब 60/70 कर दोगे तो डिग्री आ जाएगा, डिग्री ऑफ मार्क्स, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगा। तो जैसे अगर आपको डिग्री निकल गई तो डिग्री किस में निकलता है, 1 में, फ्रैक्शन में आता है, और परसेंटेज 100 में निकलता है। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल लिए 1 में, तो इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। जैसे इस पे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम आपसे कहें कि द मोलर कंडक्टिविटी of 0.01 molar acetic acid is 200 Siemens centimeter square per mole. If its limiting molar conductivity is 600, then calculate degree of dissociation, degree and percentage of dissociation, डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दोनों निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर ये मोलरिटी का, इस मोलरिटी का 0.01 मोलरिटी का एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी है 200 और इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 600। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो आपको क्या लिखना है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम सी 200 है अपॉन 600, ये आ गया आपका 1/3, मतलब 0.33, ये आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो इसी को जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.33, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 33%, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह से जो है आप सेकंड एप्लीकेशन है कोलराज लॉ का कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलराज लॉ मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वरदान है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ समस्या ये होती है कि उनका डिसोसिएशन कभी भी 100% नहीं होता, 2%, 4%, 10%, 20%, 50% होता है। तो जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा उसका कंडक्टिविटी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी दो ही तरह से कंडक्ट होती है, इधर बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाई फ्री आयंस। तो जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटेगा उसका हम कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो आयंस नहीं देगा तो वो कंडक्शन भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायरेक्ट उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ना यूज करके उसके तरह आयंस रखने वाले दूसरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेते हैं। जैसे आपने NH4OH में लिया, जैसे आपने वाटर में लिया, कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी तरह से हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट वो आयनाइज हुआ या कितना परसेंट वो डिसोसिएट हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक पढ़ना था कोलराज लॉ और उसके एप्लीकेशंस। इसके बाद इसके अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, वो है हमारा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कैप्पा, मतलब कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा, और कंडक्टिविटी का कैप्पा स्मॉल के से डिनोट करते हैं। अब अगला टॉपिक ये है, सबसे पहले हम लोग जाने डाइल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन कह लो,
मोलरिटी कह लो या सिर्फ कंसंट्रेशन कह लो, कुछ भी कह लो, तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मीन्स डिक्रीज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन कैसे होता है, हम लोग मोलरिटी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो मोलरिटी घटेगी, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे आप बाई एडिंग द वाटर। तो बाई एडिंग वाटर, बाई एडिंग वाटर, बाई एडिशन ऑफ वाटर, वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बाय एडिशन ऑफ वाटर, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी घटेगी, मोलर कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमको पढ़ना है। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की एक डिफिनीशन और है। मोलर कंडक्टिविटी डिफिनीशन कल एक मैंने बताई थी कि टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल आयंस प्रेजेंट इन ए मोलर सॉल्यूशन। लेकिन एक डिफिनीशन और होती है, टोटल कंडक्शन, टोटल कंडक्शन डन बाय all the ions, all the ions present in total volume, present in total volume of the solution, of the solution। मतलब टोटल वॉल्यूम में टोटल आयंस के द्वारा किया गया टोटल कंडक्शन, टोटल वॉल्यूम में टोटल आयंस के द्वारा किया गया टोटल कंडक्शन मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। और कंडक्टिविटी की एक डिफिनीशन है कि टोटल कंडक्शन, टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस, ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम of the solution, unit volume of the solution। ये है कंडक्टिविटी की डिफिनीशन, एक डिफिनीशन ये भी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और यहां टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है और यहां यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मिलीलीटर, 1 डेकालीटर, 1 डेसीलीटर, 1 सेंटीलीटर, 1 मिलीलीटर, 1 लीटर, कुछ भी 1 में। और टोटल वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, जो टोटल वॉल्यूम है। तो जैसे मान लो डाइल्यूशन जब करते हैं तो किसी भी चीज का जो डिसोसिएशन होता है अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको आप क्लास 11th में पढ़े रहे होंगे। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इक्विलिब्रियम में था। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो आपका डिसोसिएशन होता है या आयनाइजेशन होता है, ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली होता है। मतलब जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगी इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली होता है। और नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन के डायरेक्टली होगा। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। तो मतलब अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है। तो अब सोचो यहां पर कि जैसे मान लो एक हमने वॉल्यूम लिया, एक सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम इतना है, टोटल वॉल्यूम,
टोटल वॉल्यूम इतना है, और इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, एस्टिक एसिड है या NH4OH है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें मान लो आयंस हैं, कैटायन एनायन, 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 ये है। ये मान लो एक टोटल वॉल्यूम है, टोटल सोल्यूशन है। अब इसमें टोटल आयन गिन लो कितने हैं, तो पॉजिटिव गिन लो कितने, नेगेटिव है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, मतलब इसमें टोटल 14 आयंस हैं। तो इन टोटल 14 आयंस के द्वारा जो कंडक्शन होगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी। टोटल वॉल्यूम, टोटल आयंस, टोटल कंडक्शन, तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। और मान लो उसी में ये यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज द यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम है। तो इस यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, 3 आयंस हैं, 3 आयंस। ये 3 आयंस इस 14 में भी काउंटेड है, मतलब जैसे आप मैथ में सेट थ्योरी पढ़ते हो ना, तो ये 3 आयंस उस 14 में भी इंक्लूडेड है। लेकिन इन 3 आयंस के द्वारा जो कंडक्शन होगा ये कहलाएगा आपका कंडक्टिविटी, कैप्पा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे कि यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस कंडक्शन करते हैं उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, और टोटल वॉल्यूम में टोटल आयंस जो कंडक्शन करते हैं उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन कैसे करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करिए। अभी मैंने बताया ना कि बाय एडिशन ऑफ वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी घटेगी, जिसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमें किसी का डाइल्यूशन करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको उसमें वाटर ऐड करना होगा। मान लो हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो ये वॉल्यूम हो गया, अभी वॉल्यूम से ये वॉल्यूम हो गया, वाटर ऐड किया मैंने। तो जब जब आप वाटर ऐड करेंगे मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो जब आप इसका डाइल्यूशन करेंगे तो इसमें डिसोसिएशन बढ़ेगा और उसके आयंस की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये हो गया। और ये है तुम्हारा जो यूनिट वॉल्यूम था, ये तुम्हारा यूनिट वॉल्यूम। अब देखो क्या स्थिति हो गई, यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, यूनिट वॉल्यूम में अब केवल एक आयन है, एक आयन है। और टोटल वॉल्यूम में जिसमें एक आयन ये भी शामिल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और टोटल वॉल्यूम में टोटल 22 आयंस हो गए, 22 आयंस। ये देखो टोटल 22 आयंस हो गए टोटल वॉल्यूम में, और यूनिट वॉल्यूम में एक आयन रह गया। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कि 4 दोस्त एक जगह बैठे हैं, तो 4 दोस्त एक जगह बैठे हैं और मान लो उसका जो एरिया है 10 स्क्वायर मीटर है, 4 लोग, तो और उस 10 स्क्वायर मीटर में एक यूनिट स्क्वायर मीटर जो है मतलब 1 स्क्वायर मीटर, उसमें एक आदमी है, बाकी टोटल मिला के 4 है, लेकिन एक स्क्वायर मीटर में एक आदमी बैठा है, या 2 आदमी है, एक स्क्वायर मीटर में 2 आदमी बैठे हैं और टोटल आदमी 4 हैं। तुम 4 लोगों को और बुला लो, लेकिन उनको 100 स्क्वायर मीटर में फैला दो, तो पता लगा उस सिंगल 1 स्क्वायर मीटर में बस एक ही बंदा रह गया। ऐसे तो कुल मिला के 8 लोग हो गए टोटल, लेकिन उस यूनिट स्क्वायर मीटर में एक ही बंदा है, क्योंकि सब फैल गए 100 स्क्वायर मीटर में। तो वही चीज यहां हो रहा है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो टोटल आयंस टोटल वॉल्यूम में बढ़ गया, लेकिन डाइल्यूट होने के कारण आयंस दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से उस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन घट गया। तो अगर नंबर ऑफ आयन घट जाएगा तो फिर क्या होगा रिजल्ट, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पे आपका जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, उसका रीजन यहां देखो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जब डाइल्यूशन करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस
कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर टोटल नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या है? टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में आयंस 14 से 22 हो गए, तो इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन यूनिट वॉल्यूम में जो 3 आयंस थे, डाइल्यूशन के कारण एक ही रह गया, तो इस वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन। तो आपको यही चीज एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से आपको बताना है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस टोटल वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाते हैं, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन पर, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि कंडक्टिविटी है कंडक्शन डन बाई आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते हैं टोटल वॉल्यूम में, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये था आपका जो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसमें अगला है कि एक और टॉपिक है इसी पे बेस्ड, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके पहले जो आपने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा वो था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आवाज आ रही? चलो फिर, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बट ठीक हो गया, वीडियो आने लगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हम लोगों ने एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे KCl आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने दिया है और एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो इनमें क्या वेरिएशन आता है ये हमको जानना है। तो इस पे एक इस तरह का ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में बना होगा। जैसे मान लो इस एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी है और इस एक्सिस पे हमने ले लिया है कंसंट्रेशन रूट सी करके या ऐसे करके कोई कंसंट्रेशन हमने ले लिया है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन 0 है और यहाँ पे मान लो 0.01 मोलरिटी का है। तो 0.01 मोलरिटी का हमने एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कंडक्टिविटी बहुत थोड़ा सा होगा,
मान लो आपका एसिटिक एसिड का पॉइंट है, जहां पे आपका एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही, सिर्फ इतनी मोलर कंडक्टिविटी। क्यों इतनी कम आ रही है? क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसी 0.01 मोलरिटी का हमने केसीएल लिया, और केसीएल की वैल्यू यहाँ है, उसी पॉइंट पर, उसी कंसंट्रेशन पर। एसिटिक एसिड वैल्यू है, केसीएल की वैल्यू है। तो केसीएल वैल्यू देखो इतनी है, इतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि केसीएल एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 99% ऑलरेडी टूटा है, 99% ऑलरेडी आयनाइज्ड है, या मान लो 2% आयनाइज्ड है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब डाइल्यूशन करोगे, मतलब मोलरिटी कम करोगे, जैसे यहाँ मोलरिटी हो गई 10⁻⁴ मोलरिटी, यहाँ पर हो गई 10⁻⁸ मोलरिटी, यहाँ पर हो गई 10⁻12 मोलरिटी, कम करते जा रहे हैं, और यहाँ C टेंस टू 0 हो गई इस पॉइंट पर, C मतलब मोलरिटी। तो ये देखो डाइल्यूशन हो रहा है। तो जब इसमें पानी ऐड करोगे तो एसिटिक एसिड 2% आयनाइज था, और जब डाइल्यूशन करोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, बढ़ते 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 ऐसे उसका इस तरह से ग्राफ चला जाएगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इस लाइन को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C टेंस टू 0 है, C इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो जाता तो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आपका ये जो कर्व है इस एक्सिस को टच नहीं करता, इसी के पैरेलल फिर एक पॉइंट के बाद जाने लगता है, ऐसे टच नहीं करता, इसको क्रॉस नहीं करता। लेकिन केसीएल एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100% आयनाइज हो जाएगा। तो ये आराम से, ये देखो इस बॉर्डर को पा लेगा, इस पॉइंट पर पा लिया, और ये है आपका लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ पे केसीएल का लैम्डा एम नॉट बन जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड का नहीं बन रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन आता है। पहला, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एसिटिक एसिड ने इस एक्सिस को क्यों नहीं किया। तो अब आप सोचिए क्यों नहीं किया। क्योंकि एसिटिक एसिड का डाइल्यूशन आप जब करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तभी 100% आयनाइज होगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली हम कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। पूरे ब्रह्मांड का पानी उसमें मिला दो तब भी हम कहेंगे भाई नहीं, अभी तो इनफाइनाइट नहीं हुआ, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये जिसको डिफाइन ना किया जा सके। और अगर हमने डिफाइन ही कर दिया कि हाँ अब हो गया इतना डाइल्यूशन, तो फिर इनफाइनाइट वर्ड ही गलत है। तो एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर ही इस लाइन को टच करेगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, इसलिए यह इस लाइन को टच नहीं किया। अगर हो जाता तो आराम से ए बी जो है यहाँ पर आके इस एक्सिस को टच करता, और उसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट बन जाता। केसीएल में क्यों हो गया? केसीएल में 99% ऑलरेडी आयनाइज्ड है, क्योंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऑलरेडी 99% आयनाइज्ड है, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए, डाइल्यूशन करिए, वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है इसको टच करा सकते हैं, टच कर जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह लैम्डा एम नॉट प्रैक्टिकली ग्राफ पे नहीं दे सकता, इसलिए वह उस एक्सिस को टच नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एसिटिक एसिड में इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे देखो क्या था, एसिटिक एसिड की क्या वैल्यू थी, ए था, ए थी इसकी वैल्यू, यहाँ पे था, और वो इतना वेरिएशन दिखा रहा है, इतना सारा वेरिएशन दिखा रहा है। और केसीएल का क्या था, ये देखो केसीएल यहाँ पे था, तो उसमें सिर्फ इतना वेरिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कम वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कारण स्पष्ट है भाई, किसी बच्चे का 70 में 5 नंबर आ रहा है, तो अगर खूब दिन रात मेहनत करेगा तो 5 से बढ़ा के 65 कर लेगा आउट ऑफ 70, या 68 कर सकता है।
तो अब अगर कोई दुनिया देखेगी तो कहेगी भाई ये तो 5 नंबर ला रहा था, इसका 68 आ गया, इतना ज्यादा वेरिएशन। तो क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो 5 नंबर ला रहा था, 70 में 5 मार्क्स ला रहा था, तो उसको अपने मार्क्स को 68 तक ले जाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करके वहां वो पहुंचा, इसलिए इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसी तरह से एस्टिक एसिड 2% आयनाइज्ड है, तो इसमें जब डाइल्यूशन करोगे तो ये 99.9% तक आयनाइज हो जाएगा, 99% आयनाइज हो जाएगा। तो इसमें 2 से 99% आयनाइज हो गया, तो आपको 97% का वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये KCl क्या है, KCl ऑलरेडी 99% पर है, डाइल्यूशन करोगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, 1% जो बचा वो भी आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएशन कितने का मिलेगा, सिर्फ 1% का, मतलब 99% आयंस उसमें से पहले से थे, डाइल्यूशन करने पे 100% हो गया तो 1% आयन बढ़ गया, तो इसलिए 1% आयन बढ़ने से 1% का उसमें आयनाइजेशन होने से, आयन बढ़ने से वहां पे मोलर कंडक्टिविटी 1% और बढ़ जाएगी, तो 99 से 100 हो गया, तो वेरिएशन 1% का आया। लेकिन एस्टिक एसिड तो 2% पे है, इसको 99% पे जाना है, तो इसमें तो 97% का वेरिएशन आएगा ही। तो आपको ये रीजन बताना है कि चूंकि एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है बहुत कम है, तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 99% के आसपास पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको ह्यूज वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका डिसोसिएशन 2% से 99% हो रहा है, और KCl ऑलरेडी 99% पर है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब हम उसका डाइल्यूशन करेंगे तो 99 से 100 हो जाएगा, तो वहां पे आपको जो मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन है सिर्फ 1% का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये है इसका रीजन, और ये भी आपके क्लास नोट में पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है, वहां सारा कुछ लिखा हुआ है। आप बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिलेगा, और इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। इसके वर्डिंग जो है कैसे इसको एक्सप्लेन करना है वो मैंने बता दिया, समझा दिया, और आपके क्लास नोट जो PDF फाइल भेजा हूं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप उसको समझ के लिख सकते हैं, सेम टू सेम जो मैंने समझाया वही उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप जो इसमें पढ़ना था ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ गए, और वो चैप्टर लास्ट पार्ट है सेल्स एंड बैटरी। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे आ गए इसके चैप्टर के, सेल्स एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी, तो सेल्स एंड बैटरी इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग जान लें कि सेल क्या होता है। सेल होता है अ सेट ऑफ कैथोड एंड एनोड, अ सेट ऑफ कैथोड एंड एनोड of an electrochemical cell which is used for the production of electricity is called cell। ये सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये सेल है जो हम लोग ड्राई सेल यूज करते हैं टार्च में, रिमोट में, या वॉल क्लॉक में, तो मैं उस सेल की बात कर रहा हूं। तो सेल अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, तो इट इज अ सेट ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which is used for the production of electricity is called cell। और जब इस सेल, कई सारे सेल आपस में सीरीज में जुड़ जाते हैं, मतलब कई सारे कैथोड और एनोड ऐसे आपके सीरीज में जुड़ जाते हैं, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। यही डिफरेंस है सेल और बैटरी में। तो सेल ये सब आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो एक सेल में एक कैथोड एनोड है, तो मतलब कई सारे कैथोड कई सारे एनोड जब एक सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जुड़ते हैं और उनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। तो ये डिफरेंस है सेल एंड बैटरी में, ठीक है। तो सेल और
दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ डिफिनीशन लिख रहा हूं क्योंकि डिफिनीशन आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल क्लास नोट भेजा है उसमें सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, आपको क्लास नोट वहीं से लिखना है, तो वहां से आप लिख सकते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल इसको कहते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होता है, नॉन रिचार्जेबल सेल, जिसको हम कह सकते हैं यूज एंड थ्रो। ऐसे सेल जो यूज एंड थ्रो, जैसे ड्राई सेल, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल वही ड्राई सेल जो आप टॉर्च, वॉल क्लॉक, रिमोट वगैरह में यूज करते हो, ड्राई सेल। और बटन सेल, जिसको मरकरी सेल भी कहते हैं, बटन सेल कहाँ यूज करते हो, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में जो बटन जैसा आता है, और जो हियरिंग एड्स होते हैं, रिस्ट वॉचेज होते हैं, कैलकुलेटर होता है, जो शुगर की मशीन होती है, शुगर मेजर करने वाली, ब्लड शुगर मेजर करने वाली जो मशीन आती है उसमें बैटरी लगी होती है, उन सबको बटन सेल या उसी बटन सेल को हम लोग मरकरी सेल भी कहते हैं, मरकरी सेल। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब यूज एंड थ्रो होते हैं, यूज करोगे डिस्चार्ज आपको फेंकना है, उसको दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जो नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं, और सेकेंडरी सेल आप समझ रहे हो कि जो रिचार्जेबल होते हैं, रिचार्जेबल अगेन एंड अगेन, जैसे आपका मोबाइल बैटरी है, फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम लोग जो है इन्वर्टर बैटरी भी कह सकते हैं। इन्वर्टर बैटरी जो होता है वो भी उसी कैटेगरी का आता है, इन्वर्टर बैटरी। मोबाइल बैटरी है, मोबाइल लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं, मोबाइल बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ये सब आपके सेकेंडरी सेल में आते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या हो गया, जिस सेल को हम, प्राइमरी सेल क्या होगा, प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, जिस सेल को हम रिचार्ज ना कर सकें, यूज एंड थ्रो, यूज करो खत्म हो गया फेंक दो। और सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, जो रिचार्जेबल होता है अगेन एंड अगेन, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होता है, गाड़ियों में, बाइक में, जो ऑटो स्टार्ट बाइक आती हैं, स्कूटी आती हैं, और जो घरों में, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे ट्रैक्टर है, कार है, ट्रक है, इन सब में जो बैटरी लगती है वो सब लेड स्टोरेज बैटरी होती है। घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है, वो भी इसी कैटेगरी का है, लेड स्टोरेज बैटरी वो भी होता है। और मोबाइल बैटरी है, इन सबको आप देखते हो डिस्चार्ज होते हैं तो आप रिचार्ज कर लेते हो, डिस्चार्ज होते हैं तो आप रिचार्ज कर लेते हो, इन सबको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो अब आपको इस टॉपिक में ड्राई सेल, बटन सेल का कंस्ट्रक्शन फंक्शन, मेरिट डिमेरिट, लेड बैटरी मतलब इन्वर्टर बैटरी का कंस्ट्रक्शन फंक्शन, मेरिट डिमेरिट, और इसके अलावा एक फ्यूल सेल के बारे में, आप फ्यूल सेल इसमें नहीं आता है, वो अलग से आपको पढ़ना है, तो फ्यूल सेल के बारे में आपको पढ़ना है। यही आपका टोटल इसमें टॉपिक बचा हुआ है। ड्राई सेल, बटन सेल जिसको हम मरकरी सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी दैट इज इन्वर्टर बैटरी होते हैं, इनको बार बार हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल का पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का, ये आपका निगेटिव मतलब एनोड का काम करता है, जिंक कंटेनर। और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की राड होती है, देखा होगा सबने ड्राई सेल में, ये आपका ग्रेफाइट का राड होता है, ग्रेफाइट राड होता है। ये आपका
कैथोड का काम करता है, यहाँ रिडक्शन होगा कैथोड का, और इसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है लेयर्ड वाइज, इसके अंदर एक पेस्ट ऑफ, इसमें पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड का और कार्बन पाउडर का के अंदर, मतलब ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर एक पेस्ट होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन पाउडर होता है, और उसके बाहर एक लेयर होती है इस तरह से, इसको हम फिलर कहते हैं, फिलर। तो ये फिलर होता है। तो फिलर में क्या भरा होता है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन पाउडर इसमें भी होता है। दो लेयर बना दी जाती है, एक पेस्ट के रूप में, एक इस तरह से फिलर के रूप में, यही। और इसको फिर बंद कर दिया जाता है और इसके ऊपर एक थिक पेपर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कंपनियां अपना लोगो लगा देती हैं और मार्केट में यही बिकता है। यही है ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन। जिंक कंटेनर एनोड का काम करेगा, जो बाहर एक बॉक्स देख रहे हैं ये जिंक कंटेनर है, अंदर ग्रेफाइट रॉड है, वो आपका कैथोड का काम करता है। ग्रेफाइट रॉड एक कैथोड का काम करता है और जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है। फिर ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर एक पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन पाउडर का। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी ब्लैक कलर का पाउडर होता है, कार्बन पाउडर ब्लैक होता ही है, इसलिए आप कोई ड्राई सेल को तोड़ो तो आपको ब्लैक कलर के पाउडर निकलते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर होता है, अमोनियम क्लोराइड उसी में छिप जाता है, वो दिखता नहीं क्योंकि वो नमक जैसा होता है, तो वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लैक कलर उसको छिपा देता है। और उसके बाहर, पेस्ट के बाहर एक पाउडर के रूप में फिलर भरा होता है जिसमें भी मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन पाउडर ही होता है। तो इस तरह से इसमें ये है ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन। अब ड्राई सेल का फंक्शन, ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो हमेशा एनोड से स्टार्ट होता है, मतलब पहले ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि पहले ऑक्सीडेशन होता है पहले रिडक्शन, तो आपको बोलना चाहिए ऑक्सीडेशन। तो एनोड से स्टार्ट होता है, मतलब जिंक का जो कंटेनर है। तो एट एनोड क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीजन होगा तो जो जिंक मेटल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जिंक 2 प्लस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका एनोड पर होने वाला रिएक्शन। ये कब रिएक्शन होगा, जब तुम इस ड्राई सेल को किसी सर्किट में जोड़ दोगे, मतलब किसी इक्विपमेंट में, किसी एपरेटस में, टार्च में कहीं पर लगा के स्विच ऑन करोगे, मतलब जब सर्किट पूरी हो जाएगी तब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जब सर्किट पूरी हो गई तो एनोड पर ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का, मैंने पहले बताया था कि एनोड वह होता है। और एट कैथोड रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा कि जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 प्लस अमोनियम आयन है प्लस OH इलेक्ट्रॉन खुलेगा और ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड MnOOH प्लस NH3, ये बनेगा। ये रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनिया। अब यहाँ पे आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक, इसको इंटू 2 कर दो, बैलेंस कर लो रिडॉक्स की तरह। रिडक्शन हो रहा है, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके ऐड करते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ो तो Zn प्लस MnO2 प्लस 2 MnO2, सॉरी 2 हो गया ना, तो 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस अमोनियम आयन gives out Zn2 plus MnO2 2 MnOOH हाइड्रोक्सी 2 अमोनिया। ये है आपका ड्राई सेल में होने वाला, दिस इज द सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन होता है। एग्जाम में इसमें
पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्ट द ड्राई सेल एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इट्स डिस्चार्ज। तो ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो एनोड और कैथोड पर हो रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सेल रिएक्शन। इसी सेल रिएक्शन में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आयंस इन्वॉल्व हैं, ये ध्यान रखना है, इसके सेल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हैं, और ये आयंस की इन्वॉल्वमेंट इसकी एक डिमेरिट बनेगी, जो आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे कि इसकी डिमेरिट में आयंस की वजह से इसकी एक डिमेरिट बन जाती है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन, ड्राई सेल का फंक्शन। और इससे जो ई नॉट सेल होता है इसका होता है 1.5 वोल्ट। इसीलिए आप जो ड्राई सेल खरीद के लाते हो उसको देखो तो उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, मतलब उसका मैक्सिमम आउटपुट 1.5 वोल्ट ही पॉसिबल है। तो 1.5 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इतना वोल्टेज मैक्सिमम दे सकता है। जैसे जैसे यूज करते हुए वोल्टेज कम होता जाता है, जिसको हम फिर ई सेल बोलने लगते हैं। लेकिन ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ड्राई सेल का जो हम लोग यूज करते हैं वोल्ट होता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन, ये था फंक्शन। अब इसका स्टूडेंट्स इसकी मेरिट डिमेरिट पर हम आपसे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लस और जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, बटन सेल और फ्यूल सेल के बारे में भी आपको हम बताएंगे और उसके मेरिट डिमेरिट्स बताएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 95% समझ लो कंप्लीट हो गया है, 5% और है, तो एक आध लेक्चर में ये हो सकता है कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके नोट्स आप लोग जो है आपके ग्रुप में पीडीएफ फाइल मैंने भेजा है, आप वहां से सारा नोट्स इसका लिख डालिए। और इस चैप्टर मैंने बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जैसे मैं अपने स्कूल में क्लास में पढ़ाता हूँ, उसी तरह से मैंने सारा चीज एक एक पॉइंट समझाया। क्लास नोट में आप देखेंगे सब कुछ लिखा है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। अब इसकी आप अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या छूटा हुआ है पिछले का, आपके पास पड़ा हुआ है वीडियो, वहां से आप देख के इस कॉन्सेप्ट को इसको समझ लीजिए, क्योंकि समय जा रहा है जल्दी जल्दी, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। आपका जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और फरवरी में आपका 15 फरवरी से ऑलमोस्ट आपका थ्योरी एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो टाइम नहीं है, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। ओके, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ओके, तब तक ओके, थैंक यू, गुड नाइट।